हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडोसाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हमारे इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी सब्जेक्ट्स के यूनिट 1 इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम को, जिसमें इसका सब्जेक्ट कोड रहने वाला है AAC 101 AAC 201। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस यूनिट के नए अपडेटेड सिलेबस को। अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आज हम इस यूनिट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में और प्रॉपर एग्जाम्पल और डायग्राम्स के साथ में समझेंगे। साथ ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको भी हम इसी वीडियो में समझेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये हमारी कोशिश यही रहेगी कि सिलेबस का कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटने ना पाए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस और आने वाली यूनिट्स की क्लासेस आप तक प्रॉपर तरीके से पहुंचती रहें। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस यूनिट के जो अपडेटेड सिलेबस है उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस यूनिट में हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। तो इस यूनिट में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, इन्वायरमेंट के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। इस यूनिट का जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है हमारा कि इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर्स क्या हैं और उसके फंक्शन क्या है, इसको पढ़ना है। इसके बाद इसी में हमको फूड चेन, फूड वेब और एनर्जी फ्लो के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इस यूनिट का और इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है कि बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी में थ्रेट्स कौन कौन से आते हैं, इन चीज़ों। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के बाद हमारा जो इस यूनिट का अवेयरनेस फोकस है वह है कि हमारे आसपास के इकोसिस्टम हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, इस चीज़ को हमें इस यूनिट में पढ़ना है। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक इन्वायरमेंट से, कि आखिर इन्वायरमेंट होता क्या चीज़ है। इन्वायरमेंट को समझना बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस एंड अफेक्ट्स आवर लाइफ, यानी हमारे आसपास हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं जो किसी न किसी तरीके से हमारे जीवन को इफेक्ट करती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं। जैसे हमारे आसपास क्या है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें हमारे आसपास पाई जाती हैं और ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी तरीके से हमारे लाइफ को इफेक्ट कर रही हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एयर गिव्स अस ऑक्सीजन, यानी कि हमें ब्रीथ के लिए एयर की ज़रूरत है। वाटर इज नीडेड फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि हमें ड्रिंकिंग करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट प्रोवाइड्स आर फूड एंड ऑक्सीजन, सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी। सो ऑल आर दिस पार्ट ऑफ द आवर इन्वायरमेंट। ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ों का मैंने नाम लिया, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट, एनिमल, टेम्परेचर, सनलाइट, ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं। अब हमें इन्वायरमेंट की डिफिनेशन समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि आखिर हमारा इन्वायरमेंट किन किन चीज़ों से मिल करके बना होता है। इसके में सबसे पहला हमारा आता है कि कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट को 4 मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। वो चारों कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट होता है हमारा एटमॉस्फेयर, दूसरा कंपोनेंट होता है हमारा हाइड्रोस्फीयर एंड तीसरा कंपोनेंट होता है लिथोस्फीयर और चौथा कंपोनेंट होता है बायोस्फीयर। चलिए हम एक एक करके इन सभी कंपोनेंट्स को डिटेल में समझते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, द लेयर ऑफ द गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, यानी हमारे अर्थ के चारों तरफ जो भी लेयर ऑफ गैसेस प्रेजेंट हैं वही एटमॉस्फेयर कहलाता है। जिसमें इसमें हमारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस शामिल होती हैं। उसके बाद यह हमें जो है ब्रीथ के लिए एयर प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी सांसें चलती है और हम जिंदा रहते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के टेम्परेचर के रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। सो अगर हम इस एग्जांपल के थ्रू समझें कि द एयर वी नीड इज अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी जो हम एयर को ब्रीथ करते हैं, यानी कि जो सांस हम लेते हैं वह हमें एटमॉस्फेयर लेयर से ही मिलती है, वह हमारे एटमॉस्फेयर लेयर का ही पार्ट है। अब जो हमारा अगला कंपोनेंट आता है वह है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में जो है हाइड्रो वर्ड है, हाइड्रो, ये वाटर से रिलेटेड होता है, वाटर से रिलेटेड होता है, इसलिए इसे याद रखना काफी इजी होता है। चलिए समझते हैं हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, यानी कि जिस भी फॉर्म में अर्थ पर वाटर अवेलेबल हो सभी हमारे हाइड्रोस्फीयर के पार्ट होते हैं। अब वो चाहे वह ओशियन या सीज के वाटर हो, रिवर या लेक्स के वाटर हो, अंडरग्राउंड वाटर हो, या फिर ग्लेशियर एंड आइस के वाटर हो, या फिर वाटर वेपर हो, इन सभी फॉर्म में जितने भी वाटर अर्थ पर प्रेजेंट हैं वो सभी हमारे हाइड्रोस्फीयर के पार्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल, द वाटर इन अ रिवर, लेक और ओशियन इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। वही बात है कि चाहे वो वाटर रिवर का हो, चाहे वो ओशियन का हो, चाहे वो लेक में हो, वो सभी हमारे हाइड्रोस्फीयर के ही पार्ट होते हैं।
अब जो हमारा अगला तीसरा कंपोनेंट है वह है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के जो सॉलिड आउटर पार्ट है वो हमारे लिथोस्फीयर होते हैं। जैसे इसमें हमारे क्या क्या आ जाते हैं? हमारे लैंड्स आ जाते हैं, रॉक्स आ जाते हैं, सॉइल्स आ जाते हैं, और हमारे जो नेचुरल मिनरल्स हैं वो सारी चीज़ें इसके अंडर में आ जाती है। जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, द सॉइल इन विच प्लांट ग्रो इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, यानी कि जिस सॉइल में प्लांट्स ग्रो करते हैं वो हमारे लिथोस्फीयर का पार्ट होता है। एंड द फोर्थ वन इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में जो बायो वर्ड है उसका मतलब होता है लाइफ, यानी कि हमारे अर्थ का वह पार्ट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है बायोस्फीयर कहलाता है। इसमें हमारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन, एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोस्फीयर जो होता है हमारे जो बाकी के तीन कंपोनेंट्स हैं, जैसे एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, उनके साथ में इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे समझने की कोशिश करें कि एक जंगल में, एक फॉरेस्ट में जो है प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ एयर, वाटर और सॉइल भी रहते हैं। तो जो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग सिस्टम है, यही हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। अब हम इसे एग्जाम के लिए एक सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला क्या होता है? एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर, इसमें क्या होता है? हमारी एयर की लेयर प्रेजेंट होती है, तो हम इसे एयर वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड से याद रख सकते हैं। ऐसे दूसरा हमारा होता है हाइड्रोस्फियर। हाइड्रोस्फियर, इसमें हमारे वाटर प्रेजेंट होते हैं सभी फॉर्म के, इसलिए हम इसे वाटर वर्ड से याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा आता है लिथोस्फियर। लिथोस्फियर को हम जिसमें हमारा जो भी लैंड के रिलेटेड है, जो कि मेरे जमीन, लैंड, सॉइल, इन सभी चीजें प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम इसे लैंड वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड से याद कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा चौथा होता है, लिथोस्फियर हो गया, हमारा चौथा होता है बायोस्फियर। बायोस्फियर, बायोस्फीयर किससे रिलेटेड होता है? लाइफ से, इसलिए हम बायोस्फीयर को लाइफ से रिलेटेड, लाइफ वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। तो यह था हमारा सिंपल तरीका, हम इसे एग्जाम के लिए किन पार्टिकुलर वर्ड से याद रखें जिससे कि एग्जाम में इन सबको लिखना इजी हो। अब इन्वायरमेंट से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा इकोसिस्टम क्या चीज होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोसिस्टम की डिफिनेशन क्या है। एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट वेयर दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक, रिवर, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट। ये तो हो गई इसकी डिफिनेशन। अब हम यहाँ से समझते हैं कि इकोसिस्टम एक्चुअल में होता क्या चीज है। इकोसिस्टम, लिविंग थिंग्स प्लस नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, प्लस जो होता है इनके बीच का इंटरेक्शन। यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, यानी कि जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वही जो सिस्टम बनता है वही हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। चलिए अब मैं इसे आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए एक पॉन्ड है, तालाब। उसमें क्या होता है कि उसमें हमारी दोनों ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट रहती हैं उसमें और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट रहती हैं। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स तालाब में प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन से नॉन लिविंग। तालाब में हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, जैसे फ्रॉग हो गए, फिशेस हो गई। उसके बाद एक्वेटिक प्लांट्स उसमें होते हैं, वो भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। उसके बाद हमारे उसमें आते हैं कि बैक्टीरिया हो गई, वो भी लिविंग लिविंग में ही आती हैं। उसके बाद चौथा हमारा क्या, एल्गी हो गया। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये लिविंग थिंग्स होती हैं, किसके अंदर? तालाब के अंदर में। अब जो नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे क्या हो गया, वाटर हो गया, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। सनलाइट हो गई, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है। टेम्परेचर हो गया, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है। मिनरल्स हो गए, ये भी जो है नॉन लिविंग थिंग्स है। अब होता क्या है इसमें, जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यह है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो सनलाइट का यूज करके वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं।
वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं सनलाइट का यूज कर करके। अब जो फ्रॉग एंड फिशेस होते हैं, कौन कौन से, फ्रॉग एंड फिशेस, ये क्या करते हैं, जो तालाब में छोटे छोटे इंसेक्ट्स बैक्टीरिया होती हैं उनको खा करके अपना भोजन कर लेते हैं ये लोग। अदर स्मॉल इंसेक्ट्स, अदर स्मॉल इंसेक्ट्स एंड बैक्टीरिया, इनको खा करके फ्रॉग एंड फिशेस अपना भोजन तैयार करते हैं। अब इसके आगे क्या होता है कि जो तालाब में प्रेजेंट होते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होती है, ये जो बैक्टीरिया है या डेड प्लांट एंड एनिमल को डिकम्पोज करती है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है, मिट्टी में मिलाती है, डिकम्पोज करती है, डिकम्पोज करती है, यानी कि उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके उन्हें मिट्टी में मिलाती है। जब ये चीजें डिकम्पोज होती हैं वो जा करके वापस से मिनरल्स में बनती हैं, मिनरल्स और क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट डिकम्पोजिशन की बाद से निकले हैं, अब इनका उपयोग कौन करेगा, प्लांट्स वापस से जो है इनका उपयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सब चीजें जा करके कहाँ मिक्स होंगी, सॉइल और वाटर जो प्रेजेंट है, सॉइल प्लस वाटर जो है तालाब के अंदर, उनमें मिक्स होंगी। उनमें जब मिक्स होगी, जो उसमें प्लांट्स निकलेंगे वो क्या करेंगे, इनडायरेक्टली इन चीजों का जो है यूज करेंगे, यूज करके वो फिर से प्लांट्स तैयार होंगे। ऐसे ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो इकोसिस्टम अब यहाँ पे क्या चीज हुआ, ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, यानी कि सनलाइट से प्लांट भोजन बना रहे हैं, फ्रॉग एंड छोटे इंसेक्ट्स को खा रहे हैं, इंसेक्ट एंड बैक्टीरिया मिल करके जो है डेड प्लांट एंड एनिमल का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, उनसे न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट वापस से सॉइल में मिक्स हो रहा है और सॉइल में मिक्स होने के बाद फिर से उन न्यूट्रिएंट का यूज प्लांट्स कर रहे हैं। ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम पूरा सिस्टम एक सिर्फ सिंगल पॉन्ड के अंदर में चल रहा है, यानी कि कहीं बाहर नहीं चल रहा है, एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर प्लेस पर ही चल रहा है। इसीलिए इसी पूरे सिस्टम को जो है इकोसिस्टम बोला जाता है। आई थिंक अब आपको यहाँ से इकोसिस्टम पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि इकोसिस्टम क्या है, और इसका एक एग्जाम्पल जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर एग्जाम्पल आपको याद रहा तो आप डिफरेंटली पेपर में या एग्जाम आपका जब भी होगा, अगर एग्जाम्पल आपको याद रहा तो आप इकोसिस्टम टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा सकते हैं। उसके बाद अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है हमारा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, पहला नेचुरल एंड दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, अ नेचुरल इकोसिस्टम डेवलप्स एंड फंक्शंस नेचुरली विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन कंट्रोल, यानी कि जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो डायरेक्टली नेचर से बने होते हैं, उनमें ह्यूमन का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, उनमें कोई ह्यूमन का रोल नहीं होता है। जैसे कि फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जो है हालांकि हम लोग उसे बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो फॉरेस्ट पहले से हैं वो सभी नेचुरली बने हैं, कोई इंसान फॉरेस्ट नहीं बना रहा। आज के समय तो फॉरेस्ट सिर्फ काटे जा रहे हैं, कौन फॉरेस्ट बनाने जा रहा है। उसके बाद तालाब, तालाब भी नेचुरली बनते हैं, मैनमेड भी बनते हैं, लेकिन ज्यादातर नेचुरली ही बनते हैं। उसके बाद लेक हो गए, रिवर्स, हाँ रिवर्स जो है यहाँ पर मैनमेड नहीं बनाया जा सकता, रिवर्स पूरी तरीके से नेचुरली अपने आप क्रिएट होते हैं, डिजर्ट अपने आप क्रिएट होते हैं, ये नेचुरल नेचर का प्रोसेस होता है। उसके बाद सेकंड होता है हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन। यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है पूरी तरीके से ह्यूमन कंट्रोल में होता है, ह्यूमन के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ह्यूमन के द्वारा ही वो बनाया जाता है। जैसे कि एक्वेरियम, जो हमारे फिश के एक्वेरियम होती है, वहां पर हम फिश को रहने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, जैसे कि तालाब का होता है। तो वह पहले से नहीं बना है, वह नेचुरली नहीं बना, उसे हम लोगों ने मैनमेड तरीके से तैयार किया है। तो हमारा ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर में आएगा। जैसे गार्डन हो गया, क्रॉप फील्ड, खेती करने के लिए खेत हो गए। उसके बाद आर्टिफिशियल तालाब से जो आजकल पार्क में बनाए जाते हैं जिसमें मछलियाँ लाके छोड़ी जाती हैं, वो सारी चीज। यहाँ पे एक छोटा सा और टॉपिक दिया गया है, इकोसिस्टम को हम समझ लेते हैं। इकोसिस्टम जो वर्ड है उसे फर्स्ट टाइम क्वाइन किया था एजे टेंसले नामक एक व्यक्ति ने। उसके बाद इकोसिस्टम, हमारा इको और सिस्टम दो वर्ड से मिलकर के बना है, जिसमें इको का मतलब होता है एनवायरनमेंट एंड सिस्टम का मतलब होता है इंटरेक्शन। अब वैसे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एग्जाम आप पॉइंट व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब इसमें हमारा अगला टॉपिक आता है
स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम हमारा जो होता है वो दो पार्ट्स में मेनली डिवाइड होता है। पहला कौन सा होता है, बायोटिक, और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट आर द लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी कि हमारे इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग कंपोनेंट है वो सभी बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर में आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट हमारा फर्दर जो है तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर एंड तीसरा डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर का मतलब होता है जैसे कि ग्रीन प्लांट दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गए, ये क्या करते हैं, सनलाइट का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे ग्रास हो गई, ट्री हो गई, अलगी हो गई, ये सारी चीजें। उसके बाद जो है हमारे कंज्यूमर आता है। कंज्यूमर का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, यानी कि वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट हैं, जैसे कि ह्यूमन, उसके बाद डियर हो गया, फिश हो गया, लायन हो गया, ये सारी चीजें जो है खुद से भोजन नहीं क्रिएट करते, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। हाँ, वहां से फूड तैयार होगा फिर हम उसको खाएंगे। जैसे ह्यूमन है, हम लोग क्या है, खेती में से जब चीजें प्लांट तैयार होते हैं, जब हमारा क्रॉप्स तैयार होते हैं, तब हम उन चीजों को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली खाते हैं। डियर क्या है, डियर भालू, वो दूसरे जानवर को खाता है या इंसान के या मांस को खाता है। फिश हो गई, वो भी दूसरे इंसेक्ट को खा रही है, खुद कुछ नहीं कर रही है। तो ये हमारा प्रोसेस आ जाता है कंज्यूमर के अंदर में। अब यहाँ पे जो लास्ट है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे डेड प्लांट और एनिमल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं, उन्हें डिकम्पोज करती हैं, वो हमारा जो है डिकम्पोजर्स के अंदर में आता है। जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगी क्या करते हैं, जो एनिमल मर जाते हैं, जो प्लांट डेड हो जाते हैं, उनको क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके उन्हें वापस से मिट्टी में एज अ न्यूट्रिएंट मिक्स कर देती हैं। अब जो है दूसरा कंपोनेंट हमारा इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम में जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं वो सभी हमारे एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर में आते हैं। जैसे एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, मिनरल, न्यूट्रिएंट, ये सभी चीजें हमारी नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं, इसलिए इन्हें एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर रखा जाता है। दिस फैक्टर प्रोवाइड्स द बेसिक कंडीशन नेसेसरी फॉर लाइफ, यानी कि ये सभी फैक्टर्स इकोसिस्टम में लाइफ के लिए बेसिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। एंड एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स के, तो वाटर, अ नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का एक नॉन लिविंग कंपोनेंट वाटर होता है, ये हमें भी पता है ऑलरेडी। उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में बात कर रहे थे, तो इसके दो स्ट्रक्चर्स हैं, आपको पढ़ लिया ऑलरेडी, बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में हमने देख लिया कि तीन चार चीजें अलग अलग होती हैं, जैसे प्रोड्यूसर हो गए, इसमें तीन मेनली तीन होते हैं, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। बाकी कंज्यूमर के अंदर हमारे हार्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, ये सारी चीजें भी आती है। अब एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो उसमें एयर, सॉइल, सनलाइट, वाटर, ये चीजें हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो आता है, अब तक हमने इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया, अब हम देखते हैं इसके बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। इसमें हमारा सबसे पहला आता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होता है, एनर्जी मेनली कम्स फ्रॉम द सन एंड पासेस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, यानी कि इकोसिस्टम में एनर्जी मेनली सन से आती है, और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, और फिर कंज्यूमर से डिकम्पोजर तक पास होती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सन से एनर्जी निकलती है, प्लांट में जाती है, प्लांट से हार्बीवोर्स, और हार्बीवोर्स से वापस कार्निवोर्स में चली जाती है। अब हमारा दूसरा फंक्शन आता है इकोसिस्टम का, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन एंड मिनरल्स मूव्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन और मिनरल जैसे न्यूट्रिएंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के बीच में मूव करते रहते हैं, इसी मूवमेंट को हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहते हैं। अब इसमें हमारा तीसरा फंक्शन आता है इकोसिस्टम का, वो क्या है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजर ब्रेक डाउन डेड प्लांट एंड एनिमल एंड रिटर्न न्यूट्रिएंट टू द इन्वायरमेंट, यानी कि जब प्लांट या एनिमल मर जाते हैं तो डिकम्पोजर्स उनके डेड मैटर को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करते हैं, और न्यूट्रिएंट वापस इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं जा करके। अब इसमें हमारा चौथा फंक्शन आता हुआ है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, यानी कि इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल पार्ट, यानी फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है। अब हम फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम को जो है फिगर के थ्रू समझते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम क्या होता है कि जैसे कि हमने वहां पे देखा कि हमारा सबसे पहला एनर्जी फ्लो होता है। एनर्जी फ्लो में क्या है कि वही बेसिक है कि जो
मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी वो सन से निकल करके प्लांट में जाती है, प्लांट से हार्बिवोर, हार्बिवोर से कार्निवोर, यानी कि एनर्जी फ्रॉम द सन इज कैप्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर फ्रॉम द वन लेवल टू अनदर, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल पर आगे वो पास होती चली जाती है। ये होता है हमारा एनर्जी फ्लो। उसके बाद होता है सेकंड हमारा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का मतलब बेसिक सा होता है कि जो एक इन्वायरमेंट का चीज है, जैसे मान लीजिए प्लांट है, प्लांट को अभी इसको एनिमल खाएंगे, एनिमल क्या होंगे, जब मरेंगे, डेड होंगे, उनके ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरिया एंड फंगी जो है डिकम्पोज करती हैं। डिकम्पोज करने के बाद फिर से वो जो है मिनरल्स के या न्यूट्रिएंट के रूप में मिट्टी में मिलते हैं, फिर से वहां से प्लांट ग्रो करेगा, फिर वो प्लांट को जो है एनिमल खाएगा, उनका डेड, फिर एनिमल डेड होगा, फिर डिकम्पोज होगा, फिर प्लांट लेंगे, इसी तरीके से पूरा साइकिलिंग चलती रहती है। इसीलिए इस साइकिलिंग को पूरा जो है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग कहा गया है। उसके बाद इसमें थर्ड नंबर पर आता है हमारा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब वही कि जो डेड लीव्स हैं या डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स हैं, उनको क्या कहते हैं, बैक्टीरिया और फंगी डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने के बाद उन्हें वापस से एज अ न्यूट्रिएंट सॉइल में मिक्स कर देते हैं, ये हमारा डिकम्पोजिशन होता है। और अब इसमें हमारा लास्ट आता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इकोसिस्टम में, वो एक दूसरे के आपस में और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, ये हमारा हो जाता है इंटरेक्शन। अब हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो है कि फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? अ फूड चेन shows how food and energy passes from one organism to another in a particular sequence. It usually start with a producer and moves through different consumer. यानी सिंपल सा अगर हम फूड चेन को समझें तो इसमें हमें यह बताता है कि कौन किसे खाता है और इस प्रोसेस में फूड और एनर्जी कैसे आगे जाती है। सिंपल सा अगर हम इसे फिगर के थ्रू समझें तो देखिए, सबसे पहले जो एक ग्रास होता है प्रोड्यूसर लेवल पर होता है, जो ग्रास है प्रोड्यूसर लेवल पर है। अब इस ग्रास को कौन खाता है? सबसे पहले ग्रास हॉपर नाम का एक इंसेक्ट होता है, टिड्डा जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो जो है इस ग्रास को खाता है। इस ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है। अब एक किस लेवल पर है? प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि सबसे पहले ग्रास हुई जो कि प्रोड्यूसर है। अब उस प्रोड्यूसर को सबसे पहला जो है ग्रास हॉपर खा रहा है, इसलिए वो प्राइमरी कंज्यूमर है। अब उसके आगे क्या होता है, जो उसके नेक्स्ट लेवल पर सेकेंडरी कंज्यूमर के रूप में फ्रॉग आता है। फ्रॉग क्या करेगा? इस ग्रास हॉपर को खा लेगा, इसलिए क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब उसके आगे हमारा स्नेक आता है, स्नेक क्या करेगा? इस फ्रॉग को खा लेता है, तो ये हमारा टर्सरी कंज्यूमर हो गया। और एट द लास्ट यानी कि टॉप कंज्यूमर हमारा ईगल है, जो कि इस स्नेक को खा लेगी, यानी कि एक सर्कल चल रही है पूरी। और यहाँ पे पता चल रहा है किस हिसाब से फूड और एनर्जी एक एक अलग अलग लेवल पर कैसे आगे बढ़ रही है। तो बेसिक सा फूड चेन का मतलब यही होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह है कि फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ मेनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही टाइप का फूड नहीं खाता है, इसलिए कई फूड चेन आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं, और इसी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स के नेटवर्क को ही हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। चलिए फूड वेब को इस फिगर के थ्रू समझते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले क्या है? ग्रास। ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर लेवल पर है। इस ग्रास को हमारा फ्रॉग भी खाता है, ग्रास हॉपर भी खाता है, रैबिट भी खाता है और ये माउस भी खाता है। अब दूसरा आता है, ये एक अलग फूड चेन हो गई, एक फूड चेन हो गई है। अब दूसरा है फ्रॉग पे आते हैं। फ्रॉग को क्या है कि अब ये फ्रॉग जो है, स्नैक भी इस फ्रॉग को खाता है और ईगल भी इस फ्रॉग को खा सकता है। और ये फ्रॉग क्या करता है? इस ग्रास हॉपर को भी खाता है, घास भी खाता है और ये चूहा भी खाता है। तो एक यहाँ पे अलग फूड चेन हो जाती है, फ्रॉग के का अलग चेन है। उसके बाद ईगल पर आ जाते हैं। अब ईगल क्या करती है कि ईगल जो है सांप को भी खाती है, ईगल मेढक को भी खा सकती है, ईगल चूहा भी खा सकती है, ईगल पक्षी को भी खाती है, इसलिए ईगल का एक अलग फूड चेन है। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए आपको तीन अलग अलग फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड दिख रहे हैं। जो ये अलग अलग फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इसी नेटवर्क को हम फूड वेब कहते हैं। सिंपल सा फूड वेब का सिर्फ इतना मतलब होता है। यह तो हो गया हमारा फूड वेब। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वह है हमारा एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का मतलब होता है, एनर्जी फ्लो मीन्स द मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर थ्रू फीडिंग। यानी एनर्जी फ्लो का मतलब यह है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक फीडिंग के थ्रू एनर्जी का मूवमेंट होना, यही हमारा एनर्जी फ्लो का मतलब होता है। और इस पूरे एनर्जी फ्लो में जो मेन सोर्स है एनर्जी का, वह सन होता है। चलिए अब एनर्जी फ्लो को हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं, एनर्जी फ्लो क्या होता है। देखिए सबसे पहले जो है सन है। सन क्या होता है? मेजर सोर्स होता है, यानी कि मेन सोर्स होता है एनर्जी का। अब इस सन के सनलाइट का यूज करके प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं,
उसके बाद अब प्लांट्स तैयार हो गया, फिर उसमें पहला जो कंज्यूमर हो गया यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी हार्बीवोर्स यानी कि डियर है, इस डियर क्या करेगा, इस प्लांट को खाएगा। अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर पर ये हमारा लायन है, लायन क्या करेगा, इस डियर को खा लेगा। और लास्ट में जब ये लायन डेड हो जाएगा यानी कि इसका जो डेड मैटर होंगे उसको बैक्टीरिया और फंगी जो है मिल करके छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ करके वापस से एज ए न्यूट्रिएंट एज ए मिनरल उसे फिर से मिट्टी में मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप अलग अलग लेवल से एनर्जी फ्लो चल रहा है, यानी सन से निकला प्लांट के पास गए, प्लांट के पास से डियर, डियर के पास से लाइन, लाइन के पास से फिर से उसे बैक्टीरिया एंड फंगी के थ्रू जो है डिकम्पोज कर दिया गया। तो यही है एनर्जी फ्लो, कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म और एक दूसरे को खाते हुए आगे बढ़ रहे, फीडिंग के थ्रू, फीडिंग का मतलब एक दूसरे को खा खा करके आगे बढ़ रहे हो। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह क्या है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी देखिए यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। चलिए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑन द अर्थ। यानी कि बायोडाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब इतना होता है कि वैरायटी ऑफ लाइफ्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, यानी अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर अलग अलग प्रकार के, यानी वैरायटी ऑफ लाइफ्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के लिविंग थिंग्स अगर वहां पर पाए जा रहे हैं तो वही बायोडाइवर्सिटी होता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं इस पूरे फॉरेस्ट की, यानी कि जो पिक्चर है ये पूरा एक फॉरेस्ट का पिक्चर है, अगर हम इस फॉरेस्ट के एग्जांपल लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हिरन है, हिरन क्या है, एनिमल आता है, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये प्लांट है, प्लांट भी एक तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये बर्ड है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये इंसेक्ट है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। इसमें बैक्टीरिया और फंगी भी पाए गए हैं, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ लाइफ, यहाँ पे बहुत तरीके के अलग अलग तरीके की लाइफ एक ही जगह पर प्रेजेंट है, इसलिए जो वैरायटी ऑफ लाइफ है उस फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सिंपल सा बायोडाइवर्सिटी का मतलब इतना ही होता है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है कि बायो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी को तो हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सपोर्ट लाइफ एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, यानी बायोडाइवर्सिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइफ को सपोर्ट करती है और नेचर में बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब इसके मेजर इंपॉर्टेंस को देखते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा आता है मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा आता है प्रोवाइड फूड एंड रिसोर्सेज, यानी प्लांट एंड एनिमल प्रोवाइड फूड, मेडिसिन, वुड, फाइबर एंड अदर यूजफुल रिसोर्सेज। जो प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं हमें प्रोवाइड क्या क्या करते हैं, फूड, मेडिसिन, वुड, फाइबर्स एंड अदर रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो है दूसरा इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी का। उसके बाद अब तीसरा इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी का समझते हैं, वो है सपोर्ट इकोसिस्टम, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इंपॉर्टेंट रोल्स सच एज पॉलिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग रोल परफॉर्म करते हैं, जैसे कि पॉलिनेशन का, डिकम्पोजिशन का एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी कि बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, टूरिज्म एंड मेनी अदर एक्टिविटीज। फिफ्थ आता है साइंटिफिक एंड एजुकेशनल वैल्यू, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हेल्प अस लर्न अबाउट नेचर एंड सपोर्ट साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि जो इसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमें नेचर को अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं और साथ ही साथ में हमें साइंटिफिक रिसर्च में भी हेल्प करते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। देखिए जो अगला टॉपिक हमारा है वो है कि थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी को कौन कौन सी चीज़ें आज नुकसान पहुंचा रही हैं, जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही है। जिसमें हमारा सबसे पहला मेजर थ्रेट्स में सबसे पहला थ्रेट्स आता है हमारा हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस का मतलब क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वेटलैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हम जंगल को, वेटलैंड को और अदर नेचुरल हैबिटेट्स को काट करके अपना रोड, घर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन सबको बना रहे हैं अधिक मात्रा में। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब लार्ज नंबर में पेड़ों की कटाई हो रही है। पॉल्यूशन, एयर, वाटर, सॉइल, इस सभी प्रकार के पॉल्यूशन की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रही है। तो उसके बाद अगला है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में जो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहे हैं इसकी वजह से भी जो है वहाँ का इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रही है। उसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है एक्सेसिव हंटिंग, फिशिंग एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि अधिक मात्रा में कोई भी चीज अधिक मात्रा में, जैसे कि अधिक मात्रा में फिशिंग कर रहे हैं या अधिक मात्रा में हम पेड़ काट रहे हैं, तो ये सब हमारा क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है।
तो यह चीज़ भी बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रही है। उसके बाद हमारा लास्ट है इन्वेसिव स्पीसीज। इन्वेसिव स्पीसीज का मतलब होता है नॉन नेटिव स्पीसीज कैन हार्म नेटिव स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। यानी कि सबसे पहले समझते हैं नॉन नेटिव और नेटिव क्या होता है। नेटिव स्पीसीज जो होती हैं जो किसी पार्टिकुलर जगह की नेचुरल स्पीसीज होती हैं उन्हें हम नेटिव स्पीसीज कहते हैं। और नॉन नेटिव स्पीसीज जो होती हैं जो नेटिव जो नॉन नेटिव स्पीसीज वह होती हैं जो स्पीसीज वहाँ की है ही नहीं, यानी कि उन्हें जबरदस्ती दूसरे जगह से वहां पर लाया गया है। तो इस तरीके से यह भी हमारे बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रही है। तो यह तो हो गया थ्रेट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब हम समझते हैं नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। यानी कि कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग एंड वाइजली यूजिंग बायोडायवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट दे रिमेन अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि कंजर्वेशन का मतलब इतना सा है कि बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना और वाइजली यूज करना, यानी कि जरूरत के हिसाब से यूज करना ताकि हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल रहें। उसके बाद देखते हैं हमें कंजर्वेशन की जरूरत क्यों है, जिसमें हमारा पहला आता है टू प्रोटेक्ट बायोडायवर्सिटी, यानी बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए कंजर्वेशन जरूरी है। दूसरा है टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी कंजर्वेशन जरूरी है। यानी कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ रोल इन इकोसिस्टम, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस इकोसिस्टम में उनका सबका रोल है। ऐसा नहीं कि एक दो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो उनके बिना भी काम चलेगा, नहीं। जैसे मान लीजिए सन है, सन से हमें सनलाइट मिल रही है तब जो है प्लांट्स हो रहे हैं। सन से सनलाइट मिल रही है और उस सनलाइट का उपयोग करके प्लांट अपना भोजन बनाता है, जिससे प्लांट जीवित है। अगर प्लांट ना होंगे तो प्लांट से हमारा ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो ह्यूमन या जो लिविंग थिंग्स है वो नहीं रहेंगे। तो इसीलिए इस इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म का एक अलग रोल है और इम्पोर्टेंस है। तो वो भी है, उसकी वजह से भी हमें हर एक ऑर्गेनिजम्स को बचाने की जरूरत है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। उसके बाद तीसरा है टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए जैसे कि फॉरेस्ट, वाटर, सॉइल, वाइल्ड लाइफ, इस सभी चीज़ों को बचाने के लिए भी कंजर्वेशन जरूरी है। फोर्थ वन है टू प्रिवेंट एक्सटेंशन। प्रिवेंट एक्सटेंशन का मतलब यह है कि जो हमारी विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं स्पेसीज की, जैसे गौरैया पक्षी हो गई, यानी कि स्पैरो बर्ड, आज ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो हमें क्या करना है, जो इनको जो है ध्यान से इन्हें बचाना है, इनको प्रोटेक्ट करना है ताकि ये खत्म ना हो, ताकि इनकी प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त ना हो। इसलिए भी कंजर्वेशन जरूरी है। उसके बाद फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल रहें, इसके लिए कंजर्वेशन की जरूरत हमें है। लास्ट टू सपोर्ट ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के जीवन को सपोर्ट और हेल्प करने के लिए भी कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये हो गया हमारा नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। इसमें आपके 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने के मिलेंगे, बायोडायवर्सिटी के इम्पोर्टेंस एंड थ्रेट्स और कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलेगा सेमेस्टर के, फिक्स है। इस यूनिट का एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह क्या है, अवेयरनेस फोकस है। अवेयरनेस फोकस में हमें क्या देखना है कि लोकल इकोसिस्टम एंड व्हाई दे मैटर, यानी कि हमें देखना है कि लोकल इकोसिस्टम क्या होता है और क्यों मैटर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लोकल इकोसिस्टम क्या होता है। लोकल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जो हमारे आसपास में हमारे लोकल एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि रिवर हो गए, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट हो गए, एग्रीकल्चरल फील्ड, वेट पार्ट्स को फिगर के थ्रू समझते हैं। ये देखिए जैसे फॉरेस्ट हो गया, ये हमारे घर के बगल में या हमारे बाग बगीचे में वहाँ सब देखने को मिलते हैं। उसके बाद पॉन्ड हो गया, हमारे आसपास में तालाब देखने के लिए मिलते हैं। फिर रिवर हो गए, उसके बाद एग्रीकल्चरल फील्ड्स होते हैं, पार्क एंड गार्डन होते हैं, वेटलैंड्स, ये सारी चीज़ें हमारे लोकल एरिया में ही होते हैं, आसपास में ही पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम लोकल इकोसिस्टम कहते हैं। उसके बाद अब देखते हैं हम व्हाई डू लोकल इकोसिस्टम मैटर, यानी कि लोकल इकोसिस्टम मैटर क्यों करता है। इसमें सबसे पहला हमारा आता है सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है, जैसे कि जो है कि जो लोकल इकोसिस्टम्स में चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे फॉरेस्ट हो गया, ये क्या करता है, पक्षियों के लिए जो है शेल्टर का काम करता है। पॉन्ड हो गया, एनिमल्स को पानी वाटर पीने के लिए काम करता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को इस तरीके से हेल्प करती हैं। उसके बाद दूसरा है मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करके ये नेचर के बैलेंस को मेंटेन रखे रहती हैं। तीसरा है प्रोवाइड नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि दे प्रोवाइड नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि हमें पता है नेचुरल रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे वाटर, फूड, सॉइल एंड अदर रिसोर्सेज। बहुत सारी चीज़ जो है हमें इन सारी चीज़ों से मिलती रहती है नेचुरली। उसके बाद फोर्थ वन है हमारा कंट्रोल द लोकल इन्वायरमेंट, यानी कि यह जो है वहाँ का जो लोकल इन्वायरमेंट होता है, जो हमारे आसपास के एरिया का इन्वायरमेंट होता है, उसको पूरा कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कैसे करते हैं, यानी कि वहाँ के एयर को क्लीन करती हैं,
वहाँ का जो वाटर साइकिल है उसको सही करती हैं, वहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन किए रहते हैं, तो ये इस तरीके से मैटर करते हैं। उसके बाद लास्ट है सपोर्ट ह्यूमन लाइफ को जो है सपोर्ट करती हैं। सो इसको भी देख लेते हैं, वाई डू लोकल मैटर फिगर के थ्रू, वही चीज़ें इसमें भी हैं, सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोवाइड नेचुरल रिसोर्सेज, सपोर्ट ह्यूमन लाइफ, हेल्प इन डिस्ट्रक्शन, क्या हेल्प इन डिजास्टर रिडक्शन, उसके बाद इम्प्रूव इन्वायरमेंट क्वालिटी, यही सब चीज़ें हैं इसका। अब यहाँ पर आपका सिलेबस पूरी तरीके से एंड होता है। अब मैंने आपके लिए इस इम्पोर्टेंट का एक क्विक समरी भी तैयार करके रखा है, इस यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट क्विक समरी भी, अगर आप एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे रिवीजन के तौर पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैंने इसलिए लास्ट में इसको ऐड कर दिया है पीडीएफ में। इसके बाद मैंने इस यूनिट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी मेंशन किया है, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझने में भी दिक्कत ना हो, आप उन क्वेश्चंस को आसानी से समझ जाएं कि हाँ फाइनली एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एन एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन इट्स मेजर कंपोनेंट, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, यानी कि एनवायरनमेंट क्या है, इसके मेजर कंपोनेंट्स चारों कौन कौन से हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में लिखना होगा 7 नंबर के क्वेश्चन में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम क्या है, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिफाइन करिए से एग्जाम्पल के साथ में। उसके बाद थर्ड वन हमारा फूड चेन, फूड वेव, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम क्या है, इनको आप सुटेबल डायग्राम के साथ में समझाइए, ये भी हो सकता है। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन इज इंपॉर्टेंट एंड मेजर थ्रेट्स, ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आप समझ के चलिए कि ये और ये दोनों में से, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चंस आपके फिक्स हैं, और बाकी तीन चार ऊपर के तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चंस आपको फिक्स आएगा, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चंस आने रहते हैं एक यूनिट से लॉन्ग में, और वो ये जो पांचों दिए हैं इन पांचों में से ज्यादातर चांस हैं कि आपके 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं कि आपके आएंगे ही आएंगे। उसके बाद अब आपका यहाँ पे लेक्चर पूरी तरीके से वीडियो समाप्त होता है, और एक बार मैं फिर से आपसे कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम पर इस सीरीज़ की और सारी यूनिट्स की वीडियोज़ भी इसी चैनल पर आपको जिससे आसानी के साथ अवेलेबल हो जाएं। सो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। जय हिंद दोस्तों।